टू टाइप ऑफ फोर्स होता है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज कंजर्वेटिव, सेकंड इज नॉन कंजर्वेटिव. व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है ना जो सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, ओनली डिपेंड अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ. ओके, जो फोर्स सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड करता है बट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. ओके, सपोज अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, it's depend upon only point A and B, not on the path followed by the body. Okay, a force is conservative if the work done by the force is displacing a particle from one point to another point, is independent of the path followed by the particle and depends on the its point. ठीक है, जिस पाथ पे ये पाथ पे क्या है, इंडिपेंडेंट है बट ओनली डिपेंड किस पे कर रहा है, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे. जस्ट 1 मिनट. हेलो सर, ये मिडिल में जो आवाज वाला कुछ बोले थे सर, या फिर ऐसे ही ऐसे ही आ रहा था. होम पेपर वाला? किसका आवाज आ रहा था? तियाशा का? पता नहीं सर, ऑडियो ब्रेक हो रहा था. मैंने कुछ बोला नहीं था उस समय. ओके, अभी लोग कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ओके, कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, सिर्फ पाथ पे जो डिपेंड नहीं करता है, ओनली पोजीशन पे डिपेंड करता है. ओके, जस्ट एज्यूम कर लो कि, इसको टिक कर लेता हूँ थोड़ा सा. या मान लीजिए ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट. ठीक, एक पार्टिकल इस पॉइंट से ट्रेवल करके इस पॉइंट पे गया. जस्ट एज्यूम दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी. तो ए और बी फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे जो डिपेंड कर रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता. ओके, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में कोई पूछे तो क्या बोलना है, द फोर्स इज डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स. जैसे ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है पाथ पे और ये फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करते हैं. इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इनफैक्ट मैग्नेटिक फोर्स. ओके, elastic force of spring are the conservative force. Okay, a force is conservative if the work done by the force is moving सर, जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? मतलब जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. जब मैं कोलिजन के बारे में पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आएगा. और इलास्टिक फोर्स में दो तरह का कंजर्वेशन है, एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है और एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है. ठीक है, तो अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम दोनों काम करते हैं. ओके, बट वो प्लास्टिक कोलिजन है ना, तो सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम काम करेगा, एनर्जी काम नहीं करेगा. ओके, और बेसिकली अगर हम लोग अभी जो इलास्टिक कोलिजन यहाँ पे लिए है ना वो कंजर्वेटिव है. ठीक है, और एक कॉन्टैक्ट भी हो सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट भी हो सकता है. ओके ओके, देखो मैंने भी क्या बोला कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. इसका मतलब क्या हुआ, अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट का इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाता है, ओके, डेट मीन्स इनिशियल का वैल्यू फाइनल का वैल्यू के बराबर हो जाएगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना. इसीलिए अ फोर्स इज कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग इन अ पार्टिकल अराउंड एनी क्लोज पाथ इज जीरो. क्यों? क्योंकि क्लोज पाथ का इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन जीरो होता है. ओके, क्लोज पाथ के अंदर. ठीक, अब आ गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता, इट्स डिपेंड अपॉन पाथ, इस पाथ पे डिपेंड करता है. जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कोसिटी. विस्कोसिटी क्या होता है, जो लिक्विड्स का लेयर होता है ना, उस लेयर के बीच में जो रिलेटिव मोशन होने के कारण फोर्स लगता है, डेट मीन्स जो लिक्विड के अंदर फ्रिक्शन लगता है डेट इज, उसको हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं. ओके, और जो सॉलिड ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं.
और दोनों का दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स है, ठीक है, दोनों का दोनों कॉन्टेक्ट फोर्स है। ये क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इलास्टिक कोलिजन को लेकर हम लोग लेना, यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन, प्लास्टिक कोलिजन जो भी होता है, इसमें भी कॉन्टेक्ट फोर्स आता है, लेकिन बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल इलास्टिक नेचर का हो ना तो उसमें फोर्स कंजर्व है एक तरह से, बट अगर ये इलास्टिक नेचर का ना हो तो वहाँ पे फोर्स कंजर्व नहीं होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में ना ऐसा कोई बॉडी पाया नहीं जाता है जो प्योरली इलास्टिक कोलिजन हो। ओके, तो हम लोग इसलिए कहते थे जो जितना भी कॉन्टेक्ट फोर्स है वो सब नॉन कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर आगे एग्जाम्पल फॉर फ्रिक्शन, विस्कोसिटी आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। द वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स along a closed path इज नॉट जीरो। क्यों? क्योंकि पाथ डिपेंडेंट है, और पाथ डिपेंडेंट होने के कारण क्या, फ्रिक्शन फोर्स किस पर डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन और अप्लाइड फोर्स के ऊपर। और फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है रफनेस ऑफ द सरफेस। ओके, कितना रफ है सरफेस उसमें डिपेंड करता है। ये पार्ट डिपेंडेंट फोर्स है, इसलिए इसका वर्क डन क्लोज ट्रिप का भी जरूर नहीं होता है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, कंजर्वेटिव और नॉन हाँ सर। कंजर्वेटिव में? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने कंजर्वेटिव फोर्स का यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है टॉप पे, ठीक है, जहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगा mgh। उसके जब पोटेंशियल एनर्जी इसका मैक्सिमम था तब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम था। देखो, इनिशियल स्पीड इसका 0 था, और जब ये टॉप से बॉटम की तरफ चला गया, टॉप टू बॉटम की तरफ गया, तो इससे कुछ वेलोसिटी होगा यहाँ पे v। तो इस इक्वेशन से क्या मिलेगा, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh इनिशियली एट रेस्ट। ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो वहाँ से वेलोसिटी निकला। तो हम लोग क्या जानते हैं, वर्क डन किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। वहाँ से हाफ एम वी की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2gh v स्क्वायर, इसलिए रूट वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो mgh आ जाएगा वर्क डन। ये एग्जाम्पल से क्या सीखने को मिलता है? सर ये यूट्यूब टू रूट 2G हम और एक जगह किए थे। यस यस यस, ये बहुत जगह आता है, सर्कुलर मोशन में भी आ सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी आ सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल मोशन से फेंक सकते हैं तो भी आ सकता है, बहुत जगह से आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको देखने का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि देखो, यहाँ पे जो वर्क डन है ना डज नॉट डिपेंड अपॉन थीटा। इस थीटा पे, इस एंगल पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, नहीं कर रहा है ना। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। देखो, इनिशियल इसका वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी कितना था, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। दैट मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन है वो क्या है, कंजर्वेटिव है। ओके, और इसे एंगल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इन अ फ्री फॉलिंग बॉडी। ये हम लोग क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़े थे, याद है ना सबको। इस ए पॉइंट पे पहले हम लोग हाँ कंजर्वेशन सर। निकालेंगे, बी पॉइंट पे निकालेंगे, सी पॉइंट पे निकालेंगे। हमको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। यस यस, इस पॉइंट पे क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है। देखो, एट पॉइंट ए काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी mgh बिकॉज इसका हाइट यहाँ पे h है। ओके, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या था, 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो नेट एनर्जी एट पॉइंट ए कितना होगा, नेट एनर्जी हो जाएगा mgh। पॉइंट बी पे निकालेंगे तो क्या होगा, इनिशियल स्पीड इसका 0 था, ठीक है, जिस स्पीड से आ रहा था वो हम लोग पकड़ लिए v। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, x। ओके, तो यहाँ से एट पॉइंट बी वेलोसिटी क्या निकलेगा, 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh निकलेगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी जो भी पकड़े यहाँ पे क्या था, 0 था। तो v इक्वल टू रूट ओवर 2gx। ओके, वहाँ से काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी क्या निकलेगा, हाफ एम बी स्क्वायर, जो कि हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना निकलेगा, 2gx, यहाँ से हो जाएगा mgx। पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा, देखो हम लोग याद रखो, काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो इंक्रीज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज होता है। ओके,
काइनेटिक एनर्जी ऊपर से नीचे आते हैं तो इंक्रीज होता है, और पोटेंशियल एनर्जी नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हाइट बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगा, हाँ। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। यस, इसीलिए हम लोग जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो हमको कितना मिल रहा है हाइट, एम जी एच माइनस एक्स। देखो इस पॉइंट पे हम लोग आ गए पॉइंट बी, जो क्या है एच माइनस एक्स है, यहाँ से एच माइनस एक्स ले लिए, जहाँ से एम जी एच माइनस एम जी एक्स। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी, दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो पॉइंट ए पे जितना मिला था पॉइंट बी पे भी सेम मिला। सिमिलरली पॉइंट सी के लिए अगर निकालेंगे एट पॉइंट सी पे आने के बाद क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी लगभग मैक्सिमम है, क्योंकि टच करने से हल्का सा पहले, ठीक है, इम्पैक्ट के हल्का सा पहले जो वेलोसिटी है, और हाइट करीब करीब जीरो, हाइट जस्ट टेंस टू जीरो, हाइट यहाँ पे क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो अगर हाइट जीरो हो जा रहा है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, हाइट जीरो हो जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पर यहाँ से वेलोसिटी निकालेंगे, तो पॉइंट ए से जब चला था, सपोज तो क्या पॉइंट ए से चला था तो हाइट कितना ट्रेवल किया था, एच, ओके ना, हाइट यहाँ पे कितना ट्रेवल किया था, एच, हाइट एच ट्रेवल किया था तो ये 2gh हो गया। इनिशियली जीरो था मेरा वेलोसिटी, वहाँ से वेलोसिटी निकला 2gh, काइनेटिक एनर्जी कितना निकल जाएगा यहाँ से, mgh, ओके, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी mgh। दिखान समझ में आया क्या ये? समझ में नहीं आ रहा है ये? कौन वाला, पॉइंट सी या पॉइंट बी? अच्छा पॉइंट सी, चलो ठीक है। देखो पॉइंट सी में क्या हो रहा है, पॉइंट सी जब ये सबसे नीचे पहुंच रहा है ना, सबसे नीचे, इस समय हाइट क्या होगा, हाइट करीब करीब जीरो होगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच होता है। डेट मीन्स अगर हाइट जीरो हो जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। बट इस पॉइंट पे जब पहुंच रहा है ना, उस समय वेलोसिटी कितना है, हम लोग पकड़ लिए वी डैश, ठीक है, और कहाँ से पहुंच रहा है, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे पहुंच रहा है ना, ए से सी की तरफ पहुंच रहा है, ठीक है। तो ए पर क्या था वेलोसिटी, करीब करीब जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, फाइनल वेलोसिटी कितना था, वी डैश था, ओके। तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू यू का स्क्वायर, तो यू क्या था, जीरो था, तो जीरो हो गया, प्लस 2gh, क्योंकि यहाँ पे हाइट कितना ट्रेवल कर रहा था, एच कर रहा था। पॉइंट बी के लिए हाइट कितना ट्रेवल किया था, देखो तो पॉइंट बी के लिए सिर्फ एक्स हाइट ट्रेवल किया था, देखो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ट्रेवल किया था, बट पॉइंट सी के लिए इतना हाइट ट्रेवल किया था, इसलिए हम लोग वहाँ पे एच लिए। क्लियर है दिगांत? ठीक, वहाँ से ये ऐसे आया, उसके बाद यहाँ से ये निकल गया। मतलब इसे क्या समझ में आ रहा है, पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो या पॉइंट सी हो, सबके ऊपर क्या एनर्जी मेरा कंजर्व है। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है, ओके। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होते जा रहा है, ओके, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते जा रहा है, जो भी, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है यहाँ पे, ये मेरा ऊपर बढ़ेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा इंक्रीज होगा, ऐसे टू जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, ठीक है लिखा हूँ, ओके। एज द बॉडी falls its potential energy decreases and kinetic energy increases by an equal amount and its total mechanical energy remaining constant। देखो हर पॉइंट पे EC हो, EB हो या EA हो, हर पॉइंट पे क्या है, एनर्जी कंजर्व है ना, वही लिख रहा है। देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, एनर्जी वर्सेस हाइट, ओके। सबसे पहले इस पॉइंट को देखो, हम लोग क्या देखें, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, हर पॉइंट पे एनर्जी क्या था, कंजर्व था ना, mgh के बराबर टोटल एनर्जी। और हम लोग जिस तरह इस तरह हाइट इंक्रीज कर रहे थे तो mgh, ठीक, mg तो मेरा कांस्टेंट था, अगर हाइट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा ना, व्हेन हाइट इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जब हाइट इंक्रीज हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि टोटल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा था तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा था, ओके। स्नेहा समझ में आ रहा है क्या ये? हाँ सर। ठीक है, और वो, सर हाँ बोलो। सर ये तो एक जो फर्स्ट जो लाइन है जो ऊपर जा रहा है, मतलब आपको ऊपर एरो है वो ठीक है, सेकंड जो नीचे था वो वाला सर ऊपर नहीं। देखो एक्चुअली वो क्या रहा है, जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि नेट एनर्जी कंजर्व है।
और हम लोग जब पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ठीक है, जब नीचे आ रहे थे तो क्या हो रहा था, मेरा अच्छा हो गया वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा था। ओके ओके, हाँ ठीक है, हो गया। और को स्वाभाविक समझ में आ रहा है ना? हाँ सर, हाँ सर। ओके, ये सब बहुत इजी है, क्लास 10 का ही सब। ओके, यहाँ पे कुछ सम्स है, उसके बाद हम लोग कुछ और टॉपिक में जाएंगे, ठीक है। Calculate the velocity of the bob of a simple pendulum at its mean position if it is able to rise to a vertical height of 10 centimeter. Take z equal to 9.8 centimeter. जस्ट क्या है ना कि एक पेंडुलम है, पेंडुलम का मीन पोजीशन ये होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ तक लेके चलेंगे, क्लियर है, यहाँ तक लेके चलेंगे पेंडुलम को। ये जस्ट एज्यूम कर लिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना था, ये वाला डिस्टेंस कितना था, 10 सेंटीमीटर। वर्टिकली है ना, वर्टिकली हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ये वाला हाइट मेरा करीब करीब 10 सेंटीमीटर है। ओके, ये हाइट मेरा 10 सेंटीमीटर है, ये वाला। तो हम लोग को क्या पता है, टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होता है वो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। डेट मीन्स अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, और जितना ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा उतना अमाउंट ही पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ energy, kinetic energy of the bob at the mean position is equal to potential energy of the bob at highest point। और जिस पॉइंट तक इसको हम लोग लेकर गए, उठा कर लेकर गए, जस्ट एज्यूम करो कि एक बॉब बंधा हुआ है, उसको हम एक हाइट से उठा रहे हैं, और जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, mgh था, mgh काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ। ओके, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, mb स्क्वायर बाई आर किसके बराबर हो जाएगा, mgh के बराबर हो जाएगा ना, दोनों का डायमेंशन देखो सेम है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी का जो मेन पोजीशन पे होगा वो क्या होगा, लॉस, जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा बॉब का एट दिस पोजीशन। तो वहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो रूट ओवर 2ch आएगा, बिकॉज मास मास कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ से निकल जाएगा। किसी को प्रॉब्लम है इसमें? ओके, ये बहुत ईजी सम्स है, इस तरह का सम्स आता है एग्जाम में, ठीक है। अच्छा सर, एक सेकंड एक बार ऊपर लेके जाइए। वो 10 सेंटीमीटर था या 10 मीटर था? 10 सेंटीमीटर था ये, सेंटीमीटर ना, इसलिए सर हम तो यहाँ पे मीटर लेके किए हैं, इसलिए ये 10 सेंटीमीटर था, थोड़ा इसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। हाँ ठीक है, अभी ठीक है। ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग हाइट को इंक्रीज करते जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है ना, वही लिखा है, हाउ हाई मस्ट अ बॉडी बी लिफ्टेड टू गेन एन अमाउंट of potential energy equal to the kinetic it has when moving at the speed 20 meter per second. The value of acceleration due to gravity at a place is g equal to 9.8 meter per second, 8 meter per second square। ओके, तो यहाँ इसका हाइट गिवन निकालना है, इसका हाइट यहाँ से गिवन करना है, बनाओ तो इसको सब कोई। सर आ गया कितना आ रहा है? 20.1। सर आ गया 200 में 9, इसी तरह बनाना है, 200 बाय 9.8 ना। हाँ हाँ ठीक। सर पहले मैंने गेन निकाली हूँ, तो फिर उधर हाफ एम्पी स्पेस करके 200 m आ रहा है, तो फिर मैं वह मतलब मास m ही रखी हूँ, और नेक्स्ट पार्ट में p इक्वल्स टू mgh और उधर पे 9.8 mh, so 9.8 mh इक्वल्स टू 100 m, ऐसे करके। दिगांत बना है क्या? ठीक है, ट्राई करें। देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, दोनों को बराबर कर देते हैं। बराबर करने के बाद वेलोसिटी पता है हम लोग को, मास भी पता है ना, वेलोसिटी पता है, मास पता है, सब कुछ पता है। देखो मास यहाँ पे कट जा रहा है, वेलोसिटी पता है, जी पता है, एच पता है, सबका वैल्यू पुट करने से ही बन जाएगा। और को बन गया है क्या? हाँ सर। स्नेहा बना है? सर कर रहे हैं। ओके बनो। सर हो गया। ओके दिकांत बना? ओके तब नेक्स्ट सब पे चलते हैं। इसको ये फॉर्मूलाज बनाना है, ठीक है। एच इक्वल टू बी स्क्वायर बाई 2 सी, वैल्यू पुट करने से ही हो जाएगा। यहाँ पे एक सम्स है, ठीक है। ये बहुत क्रिएटिव सम है सब। यहाँ पे एक ये सेमी सर्कल टाइप का कुछ रखा हुआ है, ओके। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक बॉल है, ठीक है, जो इस हाइट एच से, ये हाइट एच से यहाँ से इसको मूव करवा रहे हैं, ठीक है। पुश कर रहे हैं यहाँ, पुश या पुल कुछ भी कर दे रहे हैं इसको, ओके। ये वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये यहाँ से उठ के जाते 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 इस बी पॉइंट पे पहुँचेगा, ओके। इस बी पॉइंट पे पहुँचेगा तो क्या वेलोसिटी होगा, ओके। अब फ्रिक्शनलेस सेमी स्क्वायर बॉल ऑफ रेडियस आर, अ बॉल ऑफ मास एम। सर ये ए पॉइंट बी पॉइंट से नीचे है नहीं, ए या पॉइंट फिर यहाँ सेम पर है, हाइट? ये ए पॉइंट है, लेकिन ये हाइट यहाँ पे जो है ना, ये पॉइंट को ओ यहाँ पे जूम अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। ये हाइट नीचे है यहाँ पे, ओके। हाँ, ठीक, और बॉल को कहाँ पहुंचना है? ये बी पॉइंट तक पहुँचना है, ठीक है। यहाँ बी तक, पॉइंट तक। यस यस, यहाँ तक पहुँचना अच्छा ठीक है। है, ठीक है। अब फ्रिक्शनलेस hemispherical ball of radius r, a ball of mass m, and pushed down to a wall from a point A. It just rise up to the edge of the wall. ठीक है, calculate the speed with which the ball is pushed down along the wall. मतलब इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो कितना स्पीड होगा ये निकालना। अच्छा इस पॉइंट पे देखो तो अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालें, लगाएं, तो क्या हो सकता है मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पर हाइट कितना है, एच है, तो एम जी एच, और एक वेलोसिटी से जा रहा है तो क्या होगा, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर। यस यस यस, ठीक है। ये टोटल एनर्जी ए, यहाँ पे ए ओ एक ही पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर ए पॉइंट मैंने ऐसे करके दे दिया है, लेकिन ये पॉइंट ये नीचे है, यहाँ मैंने ओ कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन बुक में ए दिया हुआ है इसलिए मैंने ए कंसिडर किया है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट नीचे है, इसे बस ये एज्यूम करके रखना। अगर ये पॉइंट सेम हो जाएगा ना तो सम्स थोड़ा सा डिफर हो जाएगा, मैं लास्ट में बता दूंगा, ओके। फर्स्ट एज्यूम करो कि यहाँ पर ये बॉल है, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है, हम लोग को पता नहीं वो डिस्टेंस कितना है, बस यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी पॉइंट ए या पॉइंट ओ, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ पॉइंट पी होगा ना, क्योंकि हम लोग को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना एनर्जी लगेगा यहाँ स्टे करने में भी सेम एनर्जी लगेगा। तो इस पॉइंट पे कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी। ओके। जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट में हो जाएगा ना ये। हाँ और इसका हाइट हाँ कितना है, हाँ, हाइट है एम जी आर, आर होगा। हाँ एम जी आर, हाइट आर के बराबर होगा। व्हेन एच इक्वल टू आर, तब यहाँ पे लोग एम जी एच लिख सकते थे ना,
व्हेन h इक्वल टू हाँ y सर। यहाँ पे हम जस्ट लिख सकते हैं, इसलिए सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो वहाँ से हम लोग अच्छा ये मास वाला पोर्शन कट जाएगा, कॉमन लेने से कट जाएगा मास वाला पोर्शन, वहाँ से कुछ ऐसा आएगा और ये कुछ ऐसा आएगा, v इक्वल टू पर 2g r-h। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होगा ना, यहाँ पे रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, और वेलोसिटी दिया रहेगा, पूछेगा कितना हाइट पे ये रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मतलब बेसिक सम से बहुत सारा सम्स बनाए जा सकते हैं। दिगांत ये समझ में आएगा, फिर से बताएं। ओके ओके, स्नेहा और को सौभिक सब। हाँ सर, समझ में आया। हाँ सर ठीक। हम लोग अभी तक वर्क के बारे में पढ़ लिए, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी पढ़ लिए। अब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। पावर क्या है, वर्क डन बाई टाइम। वर्क डन क्या था, एफ एस कॉस थीटा डिवाइड बाई टी। एस बाई टी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं ना, एस बाई टी को वेलोसिटी बोलते हैं। तो यू कैन राइट पावर इक्वल टू एफ बी कॉस थीटा इन वाट, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यहाँ से देखो इस फॉर्म से निकाल सकते हैं, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल बाई 1 सेकेंड। वर्क डन का यूनिट होता है जूल, इसका होता है सेकेंड। दैट मीन्स अगर 1 जूल का एनर्जी लगाने पे अगर 1 सेकेंड का रेट चेंज होता है तो 1 वाट का पावर डिसिपेट होगा। दैट मीन्स दिस, इसका डायमेंशन हमको पता है। और ये सब बेसिक, 1 किलो वाट इक्वल टू इतना वाट, 1 एच पी इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। और ये कुछ बेसिक स्किल्स, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो सबका डायमेंशन सेम है ना। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, इज इक्वल टू एम जी एच इज इक्वल टू पी इंटू वी। यहाँ पे पी इंटू वी कोई बताएगा क्या है, कोई बताएगा पी इंटू वी क्या है? सर मोमेंटम इनटू वेलोसिटी। नहीं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यार पी इंटू वी प्रेशर अच्छा। इंटू वॉल्यूम। सबको देखो तो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन वर्क डन के बराबर है क्या, सबको इंटू करके देखो तो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का डायमेंशन निकालो तो। हाँ सर, आ गया। एम एल माइनस पे इंटू, सॉरी ए स्क्वायर इंटू। देखो मैंने क्या किया ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पे ना एरिया से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो फोर्स बाय एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वॉल्यूम, पी इंटू वी। ओके, मैंने ऐसे भी उसको ला दिया, ठीक। और पावर क्या होता है, तो टाइम चेंज होता है तो एफ इंटू एस डिवाइड बाई टी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो क्या होता है, पावर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई टाइम, वो भी पावर होता है। पोटेंशियल एनर्जी बाई टाइम, वो भी पावर होता है। और पी वी बाई टी मतलब प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम, वो भी पावर होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैन वेइंग 60 केजी। सर यस, बोलो। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए सर, ये हाफ एम वी स्क्वायर के बगल में जो लिखे हो सर, ये क्या है? चेंज डेल्टा। ओके, अच्छा डेल्टा। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ ठीक है ठीक है। A man weighing 60 kg climbs up a staircase carrying a load of 20 kg। एक आदमी, उसका वेट 60 kg है और वो 20 kg का लोड लेके एक स्टेयर केस पे खड़ा है ऑन हिज हेड, ठीक है। द स्टेयर केस हैज़ 20 स्टेप्स ऑफ हाइट 0.2 मीटर, कुछ ऐसा करके होता है ना, ठीक। ये जो हाइट है ना, ये हाइट, ये डिस्टेंस 0.2 है। ओके, ये डिस्टेंस 0.2 है, ठीक है। और टोटल स्टेप्स कितना है, 20। ओके, तो टोटल हाइट कैसे निकल जाएगा, मतलब 20 into 0.2। यस 4 मीटर। टोटल वेट कितना निकल जाएगा, 80 केजी। जी का वैल्यू मुझको पता है, अगर कुछ नहीं दिया तो 9.8। टाइम कितना है, 10 सेकेंड। इफ टेक अ टाइम 10 सेकेंड टू क्लाइम, फाइंड द पावर। एंड पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम। हमको एम जी एच का वैल्यू पता है ना, बस ये पुट करेंगे, इतना वाट, ये डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे वाट है। ओके, इतना वाट का उसको वर्क करना पड़ेगा अगर वो 20 स्टेप्स यहाँ से चल के जाता है तो।
स्नेहा समझ में आया ये? हाँ सर। दिगांत? हाँ सर। ओके। तियाशा है क्या अभी? ज्वाइन है वो? हाँ सर। ओके ओके, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। ओके। तो कोई इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, बस इसको वर्क के फॉर्म में करना है। अ मशीन कैन फायर 60 बुलेट पर मिनट। ओके, तो 1 सेकंड में कितना कर रहा है? 60 डिवाइड बाई 60 कर देंगे ना? हाँ, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 700 मीटर पर सेकंड। इफ ईच बुलेट्स हैज अ मास ऑफ 50 ग्राम, फाइंड द पावर डिलीवर बाय द गन। ठीक है, मास ऑफ 60 बुलेट्स इज इक्वल टू 60 इंटू 50, दैट मीन्स टोटल 3 kg। क्योंकि एक ही पॉइंट पे हम लोग को फोर्स करके देना है, ठीक है, एक ही पॉइंट पे कितना पावर एग्जर्ट हो रहा है उसके बारे में बताना है, इसलिए नेट मास से निकालना पड़ेगा। जो कितना है 3 kg, वेलोसिटी कितना है 700 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लग रहा है 60 सेकेंड। वर्क क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टाइम, तो क्या हो जाएगा हाफ एम पी स्क्वायर बाई टी। फिर यहाँ से अगर निकालेंगे, ये पेपर के बाद कोई पेपर मिसिंग है क्या? यार लग रहा है कोई पेपर मैंने मिस कर दिया है। जस्ट 1 मिनट, यहाँ से अगर टाइम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो क्या होगा, इसे वैल्यू पुट कर देंगे ना यहाँ पे, हाफ इंटू वैल्यू ऑफ मास कितना हो जाएगा 3 इंटू वी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 700 का, ये 7 है, 700 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कितना है 60 सेकेंड, ये डिवाइड बाई 60। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ जाएगा। ओके, जस्ट वेट, लगता है कोई पेपर मैंने मिस कर दिया है। कौन सा पेज मिस किया है? एक पेज मिस हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर आएगा ना, इसका आंसर आएगा 12250। ओके, 12250 वाट। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? ये सब कैसे बन रहा है बोलो तो? सर कितना कितना है बोलिए सर एक बार आंसर आंसर। है 12250। एक सेकंड। 12250। ठीक है, ये सब इसी फार्मूला से बन रहा है। ओके, जो ये पावर का फार्मूला है ना, ये मैक्सिमम इसी फॉर्म से सब बन रहा है। पावर इक्वल टू एफ एस बाई टी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाई टाइम, एम जी एच बाई टी, एंड सर प्रेशर आ गया। वॉल्यूम बाई टाइम। ओके ओके, ठीक है, गुड गुड, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे एक सवाल है, कैलकुलेट द हॉर्स पावर ऑफ अ मैन हु कैन च्यू आइस एट द रेट ऑफ 30 ग्राम पर मिनट, गिवन 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू इतना वाट, एंड 1 जूल इक्वल टू 1 जे इक्वल टू 4.1 जे होगा ये। हाँ, 1 जूल इक्वल टू 4 जूल कैलोरी का यूनिट क्या होता है? ये एनर्जी का यूनिट है ना, यहाँ पे कुछ मिस्टेक दिया हुआ है। ये 4.4 पर जूल पर कैलोरी होता है। सर 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल ना। यस 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 यस, 1 कैलोरी ये होगा। ठीक है, यहाँ पे ये मिस्टेक लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखना 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल ऐसे करना। ठीक है, ये गिवन मिस्टेक है। ठीक है, ये ठीक है। मास इतना, जी देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, मास ऑफ आइस, ठीक, चूड बाई अ मैन, वो कितना है 30 ग्राम है। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितना होता है हमें पता है, 80 या 81 किल पर ग्राम हम लोग लेते हैं। ठीक है, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस एच इक्वल टू एम इंटू एल, एल क्या लेटेंट हीट है, तो 30 इंटू 80 कैलोरी हो जाएगा ये टोटल। वर्क डन क्या होता है, ठीक है, वो हमको पता है ना, वर्क डन ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एच होता है। हीट, जितना हीट हम लोग देंगे उतना वर्क होता है, और ये कांस्टेंट हटा नहीं पाते, जूल्स कांस्टेंट जी। ठीक, जो कितना होता है 4.2 कैलोरी का होता है, 4.2 पुट कर दिए, और ये हीट का वैल्यू कितना है 30 इंटू 80 यहाँ पे पुट कर दिए। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन बाई टाइम, वर्क डन का वैल्यू पुट कर दिए, डिवाइड बाई टाइम, कुछ इतना हॉर्स पावर निकल रहा है। ये क्लास 10 का ही सम्स है, बस क्या करना है, वर्क डन बाई टाइम करने से निकल जाएगा।
क्लियर है ना? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। ओके ओके, चलो ये सब इसको इरेज करते पहले। या, देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सम्स है। A man cycles up a hill whose slope is 1 in 20 with a velocity of 6.4 km per hour along the hill. The weight of the man and the cycle is 98 kg. मतलब टोटल वेट कितना है? 98 kg का। एक्चुअली वेट नहीं है, ये मास है, ठीक है। 98 kg आप लिख दिया, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, ओके। बुक में वो मिस्टेक लिख दिया, ये मास है 98 kg का, ठीक है। वाट वर्क पर यूनिट, what work per minute he is doing, what is his हॉर्स पावर, ओके। देखो कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जानना जरूरी है कि इंक्लाइन प्लेन है, स्लोप इज 1/20। 1/20 का मतलब क्या है? अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होगा ना। परपेंडिकुलर कितना है? 1, हाइपोटेनियस है 20। क्लियर है? ये जब भी ऐसा दिया रहेगा ना, हुज स्लोप इज 1/20, या कोई भी इंक्लाइन प्लेन में दिया रहेगा 1/20, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो परपेंडिकुलर पार्ट है 1 है और ये 20 है, ठीक है। हाइपोटेनियस 20 है, ठीक। तो वहाँ से थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। वेलोसिटी गिवन है किलोमीटर पर आवर में, उसको 5/18 से डिवाइड करके, आई मीन इंटू करके मीटर पर सेकंड में निकाल लेंगे। मास गिवन है 9.8 kg, तो ये मास है, यहाँ पर वेट बोल दिया, ओके। ये एक्चुअली वहाँ मास होगा, ठीक है, मास होगा ये। टाइम कितना है? 1 मीटर, जो 60 सेकंड के बराबर है। तो वहाँ से ऑब्जेक्ट अगर नीचे ऐसे गिरेगा, ये पता अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, इसका कोई ज़रूरत है? इसका कोई ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स ये mg साइन थीटा ये फोर्स के बराबर है, ठीक है। और पावर क्या होता है? पावर होता है, जस्ट पावर हम क्या जानते हैं, पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स कितना है? mg साइन थीटा। देखो फोर्स कितना है? mg साइन थीटा के बराबर है, और नॉर्मल एक्शन क्या है? r mg cos थीटा के बराबर है। अगर फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को पूछता तो क्या है? फ्रिक्शन फोर्स अगर पूछता तो म्यू इंटू mg cos थीटा कर देते ना, अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछता तो। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है? यहाँ पर पूछा पावर। पावर क्या? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स कितना है? mg साइन थीटा, और वेलोसिटी हम लोग का गिवन है, देखो। तो पावर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एफ बी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स गिवन है हम लोग का, ठीक है। वेलोसिटी पुट कर देंगे तो इतना हॉर्स पावर, ठीक है। वर्क डन पर मिनट पूछा है, तो वर्क डन क्या होता है हम लोग को पता है? पावर बाई टाइम इज कॉल्ड, सॉरी, वर्क डन बाई टाइम इज कॉल्ड पावर। वर्क डन बाई टाइम इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डिवाइड बाई टाइम इज कॉल्ड पावर। देन पावर इक्वल टू व्हाट? पावर इक्वल टू वर्क डन इनटू टाइम, यही ना होगा? सॉरी, जस्ट मिस्टेक हो रहा है, मैं फिर से बताता हूँ इसको, हाँ। देखो सर वहाँ पर कैलकुलेशन में 9.98 इंटू 9.6 क्यों लिया है? कहाँ पे 98.9? कहाँ पे बोलो तो? सर यहाँ पे लास्ट सेकंड लास्ट में, हाँ वहाँ पे 9.8 होगा ना? ये 9.8 होगा, हो सकता है। तुम डायरेक्ट इससे कैलकुलेशन करो, ठीक है। वही तो सर, वो होता है, प्रॉब्लम होता है वो इसलिए तो मतलब। हाँ, पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम, देन वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर इंटू टाइम, ठीक है। पावर हम लोग को पता चल जाएगा, यहाँ से टाइम से इंटू कर देंगे तो ये निकल जाएगा इतना जूल। स्नेहा समझ में आया है? हाँ सर। तियाशा, दिगांत, हाँ सर। ठीक है। किसी को प्रॉब्लम नहीं ना है? नो सर। ओके, मैंने एक सम मिस कर दिया है, ठीक है। मैं उसको जस्ट व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, पिक लेना भूल गया था।
मैंने ग्रुप में एक सम्स दिया है, ठीक है।